वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस सेशन के अंदर आप लोगों के साथ जनवरी 2025 मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 2 के क्वेश्चन। बेटा, सबसे पहले आपका केस सिनेरियो आ गया। बेटा, दिस केस सिनेरियो ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेटा, ध्यान से करके चलेगा, ऐसा क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्टेड है। बेटा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। क्लोजिंग बैलेंस पूछ रहा है ट्रेड रिसीवेबल का क्या रहेगा 31 मार्च को। बेटा, फ्लाई लिमिटेड ने क्या करा था, सेल करी थी 7 लाख रुपए की विंग्स इंटरनेशनल को मई 2023 के अंदर। जिस टाइम पे ट्रांजेक्शन हुई थी, कह रहे हैं उस टाइम पे रेट था 79.4 का, और आपको क्लोजिंग रेट गिवन है 83.3। बेटा, इतना हम जानते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल जो है वो एक मॉनेटरी आइटम होता है, और मॉनेटरी आइटम होता है तो ये क्लोजिंग रेट के ऊपर आप क्या करके चलते हो, वैल्यू करके चलोगे। सो 7 लाख रुपए की जब हमने सेल करी थी, तब रेट था 79.4। अब रेट कितना है 83.3। तो अगर मैं 79.4 से डिवाइड कर दूं और 83.3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बेटा कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास। 7 लाख को डिवाइड करेंगे 79.4 से, मल्टीप्लाई करेंगे 83.3 से, तो आपके पास आ जाएगा 7,34,382.87, विच इज अप्रॉक्स टू 734,383। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिपोर्टिंग डिफरेंस क्या रहेगा इन दोनों का। बेटा, इन दोनों का जो रिपोर्टिंग डिफरेंस है वो गेन या लॉस। अब हमारा क्या है, ट्रेड रिसीवेबल था, एसेट है मेरे लिए, और डॉलर की वैल्यू रेट जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो मेरे को जो है 34,383 ज्यादा मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये मेरे लिए गेन है बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बैलेंस बताएंगे लोन का कितना होगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन। चलिए, लोन के बारे में क्या बोला है। कह रहे हैं कंपनी ने एक लोन लिया है यूएस कंपनी से 10 लाख रुपए का इन दिसंबर 2023, जिसको इनिशियली रिकॉर्ड कर गया था प्रीवेलिंग एक्सचेंज रेट के ऊपर, जो ट्रांजेक्शन पे था 81.1 के ऊपर। क्लोजिंग कितना है 83.3। बेटा, अगेन लोन इज ऑल्सो अ मॉनेटरी आइटम है। मॉनेटरी आइटम है तो क्लोजिंग रेट के ऊपर जाएगा। क्लोजिंग रेट के ऊपर जाएगा तो हम क्या करके चलेंगे, 10 लाख को मैं डिवाइड करूंगा 81.1 से, बट आई विल मल्टीप्लाई इट बाई 83.3। तो बेटा, मेरे पास जो है लोन की वैल्यू कितनी आ रही है इसको सॉल्व करके। बेटा, आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10,27,127 रुपए। अब बेटा, लोन जो है लाइबिलिटी है, और अगर लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो इट इज अ लॉस फॉर मी। लॉस है तो ऑप्शन नंबर 4, सीधा सीधा। बेटा, बड़े ध्यान से ये क्वेश्चन करके चलना। अगर आपने वैल्यू मान लो क्वेश्चन नंबर 1 की हमने गलत निकाल दी होती, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी गलत हो जाता। अगर 3 गलत करते तो फोर्थ भी गलत हो जाता। एक्स लिमिटेड ने बेटा परचेज करे हैं 3,000 शेयर। सेकंड केस स्टडी। क्वेश्चन की पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। कह रहे हैं कैरिंग कॉस्ट बताओ इन्वेस्टमेंट की क्या होगी सेल करने के बाद शेयर्स। ओके। दूसरा वो कहता है बोनस शेयर्स की कॉस्ट बताओ। तीसरा कहता है प्रॉफिट बताओ ऑन सेल ऑफ बोनस शेयर्स। यानी बोनस शेयर्स जो है बेटा वो क्या हुए हैं, बेचे हैं हमने। ठीक है जी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट जो हमें डाटा दे रहा है वो दे रहा है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी बेटा। बेटा, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन है पहले आइडेंटिफाई करो कौन सी टॉपिक का है। दिस क्वेश्चन ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। बेटा, कई बच्चे क्या करना शुरू कर देते हैं, अकाउंट बनाना शुरू कर देते हैं। बेटा, अकाउंट बनाने की आपको रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, सीधा वर्किंग नोट से हमारा काम बन जाएगा। 3,000 शेयर हमने परचेज करे। बेटा, 3,000 शेयर जब आपने परचेज करे होंगे, आपने करे 100 प्लस ब्रोकरेज। बेटा, परचेज के टाइम पे ब्रोकरेज ऐड होती है, तो 100 के अंदर 1 ऐड करूंगा, 101 आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3,03,000। या मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास अभी शेयर्स कितने हैं 3,000, और उनकी कॉस्ट कितनी है 3,03,000 है। अब बोनस शेयर्स इशू हुए, उसके बाद बोनस हुआ है 1 फॉर एवरी 3 शेयर्स। अगर 3,000 शेयर्स हैं, 3,000 के बदले में बोनस कितना होगा 1,000, और इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा निल। बोनस की बेटा कॉस्ट कितनी होती है निल, और ये भी एक क्वेश्चन था आपका, तो यहाँ आ जाएगा निल। ठीक है, अब आप टोटल अगर आप देखो तो आपके पास 4,000 शेयर्स हैं, और इन 4,000 शेयर्स की वैल्यू कितनी है 3,30,03,000। अब पहले ऐसा करते हैं, हम सेल वाले के ऊपर चल पड़ते हैं। बेटा, हमने क्या करा, 1,000 शेयर्स बेचे। 1,000 शेयर्स आपने बेचे किस रेट के ऊपर बेचे हैं बेटा, 110 के ऊपर। तो 1,10,000 पे आपका सेल प्रोसीड्स आ गए। इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, कॉस्ट। अब इन 1,000 की कॉस्ट हम कैसे लेकर चलेंगे। बेटा, इन 1,000 की कॉस्ट के लिए व्हाट वी विल डू, हम एवरेज बेस के ऊपर लेकर चलते हैं। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 3,03,000 जो है वो 4,000 शेयर्स की अगर कॉस्ट है,
तो बेटा 1000 शेयर्स की कॉस्ट कितनी? ठीक है, तो 4 से डिवाइड कर दो 3,03,000 को। 4 से डिवाइड करोगे बेटा ये आ जाएगा 75750। आप माइनस करेंगे बेटा 1,10,000 माइनस 75750, तो आपके पास बेटा जो आएगा दैट इज 34,250। ये आपका किसका फिगर आ गया बेटा? ये आपका गेन का फिगर आ गया। तो और आपको बेटा ये प्रॉफिट, आपको एक क्वेश्चन दे भी रखा था कि प्रॉफिट का फिगर निकालो, ये हो गया। अच्छा, अब वो पूछे कैरिंग अमाउंट बताओ कितनी होगी। तो बेटा कैरिंग अमाउंट भी आसान, 3,03,000 जो है वो 4,000 शेयर्स की अगर कॉस्ट है, तो 3,000 की कॉस्ट कितनी होगी? ठीक है बेटा, माइनस कर दीजिए। दो तरीके हैं, एक है जो शेयर्स बेचे हैं या तो उनकी कॉस्ट माइनस कर दो तीन तीन में से, या ऑल्टरनेटिवली ऐसे निकाल लीजिए। 3,03,000 को किससे डिवाइड करा? 4 से, और 3 से मल्टीप्लाई करा। सो दिस कम्स आउट बी 227250। तो बेटा ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। देन बेटा वी हैव व्हाट वुड बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अमेजिंग लिमिटेड इन क्वार्टर एंडिंग ऑन 31 ऑन दिसंबर 24 एज पर एएस 13। एएस 13 के अकॉर्डिंग कह रहे हैं क्वार्टर एंड में बताओ क्या वैल्यू होगी कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर आएगी सर? करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो कॉस्ट या फिर फेयर वैल्यू, विच एवर इज लोअर, सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट बेसिकली। ठीक है, अब यहां पर कॉस्ट की अगर हम बात करके चलें, तो कॉस्ट तो आप लोगों ने निकाल ली बेटा 2,27,250 रुपए। फेयर वैल्यू की बात करके चलते हैं, तो बेटा शेयर जो है वो कोट हो रहा है 70 रुपए के ऊपर, तो मार्केट प्राइस कैन बी टेकन एज द फेयर वैल्यू। तो अब आपके पास 3,000 शेयर्स हैं और फिर एक की कॉस्ट है, फेयर मार्केट वैल्यू है 70, तो 2,10,000 आ जाता है। इन दोनों में से बेटा मुझे तो लोअर कौन सा है? 2,10, तो क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2,10,000। चलिए बेटा, ऑप्शन 1 आ जाएगा 2,10,000। अगला बेटा, सन लिमिटेड ने एक्वायर करा है 40% शेयर इन मून लिमिटेड। बेटा अब इन्होंने क्या करा है? नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23। ठीक है, सन लिमिटेड ने एक्वायर करा है 40% शेयर मून लिमिटेड में 5 लाख में 1 जुलाई 2023 को। बेटा जिन बच्चों ने ध्यान से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 का मेरा लेक्चर लगाया हुआ है, ठीक है, और स्टडी मैट के क्वेश्चन करे हुए हैं, सो यू विल रिसेंबल कि ये क्वेश्चन बेटा और कुछ नहीं, आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर टू प्रैक्टिस क्वेश्चन। और कौन से वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन है? सिमिलर टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 ऑफ आईसीआई स्टडी मटेरियल। उन्होंने क्या करा बेटा, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को फॉर्म दे दी है एमसीक्यू की। ठीक है, उन्होंने आपसे प्रेजेंटेशन ना करवा के आपको क्या बोल दिया? कहते कि जी हमें तो वैल्यू निकाल के दिखाओ। ठीक है, चलो पहला वो कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप बिटवीन कंपनीज इट कैन बी सेड दैट। चलो रिलेशन अब देखना पड़ेगा बेटा। बेटा कह रहे हैं सन लिमिटेड जो है उसने एक्वायर करे हैं 40% मून लिमिटेड में। तो बेटा सन लिमिटेड ने 40% मून लिमिटेड में एक्वायर करे, तो ये क्या बन रही है? क्या ये एसोसिएट बन गई? हाँ जी सर, एसोसिएट बन गई। अच्छा, और मून लिमिटेड जो है वो भी क्या है? स्टार लिमिटेड में होल्ड करके चलती है क्या? 40%। ओके सर, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या रिलेशन क्या है इनका? मैं कह सकता हूं कि मून लिमिटेड जो है वो एसोसिएट है सन लिमिटेड की, तो मून लिमिटेड इज एसोसिएट ऑफ सन लिमिटेड इज एन ऑप्शन। स्टार लिमिटेड एसोसिएट है सन लिमिटेड की? नहीं सर, स्टार लिमिटेड एसोसिएट नहीं है सन लिमिटेड का। ठीक है, मून लिमिटेड एंड स्टार लिमिटेड बोथ आर एसोसिएट? नहीं सर, दोनों एसोसिएट नहीं है। सन लिमिटेड पेरेंट है दोनों के लिए? नहीं सर, दोनों के लिए पेरेंट जो है वो नहीं है। ठीक है बेटा, अगर 50% ज्यादा की होल्डिंग रहती है, अगर वोटिंग टर्म से बात करके चले, तो आप जानते हैं वहां पर सब्सिडरी का रिलेशन बनता है। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखो, इट इज द केस ऑफ एसोसिएट, और एसोसिएट ऑफ एसोसिएट हम लेकर नहीं चलते हैं। सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी तो देखते हैं, बट एसोसिएट ऑफ एसोसिएट नहीं देखते हैं। अच्छा, व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सन लिमिटेड? अच्छा, ये कैसे निकालेंगे? चलो देख लेते हैं क्या बोला। कह रहे हैं सन लिमिटेड जो है वो एक्सरसाइज कर सकती है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ओके, मून लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर करा है बेटा 80,000 रुपए का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑन 15/9/2023। बेटा हमने एक्विजिशन करी है 1 जुलाई 2023 को, और हमें इस साल के लिए जो डिविडेंड मिला होगा वो मिलेगा 15/9/2023 को। पिछले साल का डिविडेंड मिल रहा है हमें। हमने एक्विजिशन करी है 1 जुलाई 2023 को, तो क्या बेटा ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो गया? और आप जानते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो है उसका क्या करके चलते हैं? कॉस्ट में से रिड्यूस करके चलते हैं। तो यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो हमने अमाउंट पे करी है, ठीक है, फॉर एक्विजिशन, कितना अमाउंट हमने पे करा एक्विजिशन के लिए? 5 लाख रुपए। इसमें से मैं लेस कर दूं प्री एक्विजिशन डिविडेंड,
और प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितना होगा? कंपनी ने 80,000 रुपए का डिविडेंड दिया है, उसमें 40% हमारा होगा, 40% हमारा होगा। तो 32,000 बेटा अगर मैं लेस करूंगा तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा? 4,68,000 आ जाएगा। और ये बेटा आपका काउंट होगी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। यहां पर क्या लगता है बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, तो 4,68,000। अगला, व्हाट विल द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सन लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024? चलिए बेटा, अब इस वाले सवाल को किस तरीके से करके चलेंगे? बेटा हमें कैरिंग अमाउंट चाहिए सीएफएस के अंदर। तो सीएफएस में अगर मुझे कैरिंग अमाउंट चाहिए तो 4,68,000 जो है वो तो देखो स्टैंड लोन वाली जो वैल्यू थी हम वो लेकर चलेंगे सबसे पहले। अब इसके बाद हमने 31 मार्च 24 के बारे में बात कर रहे हैं। 23-24 के बारे में कुछ बोला हुआ है। कह रहे हैं 23-24 के अंदर 4 लाख रुपए का जो है वो प्रॉफिट हमने अर्न करा है। ठीक है, और कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा है 90,000 रुपए का 15 सितंबर को। अभी तो हम बात करके चल रहे हैं 31 मार्च 24 की। 4 लाख रुपए का बेटा क्या प्रॉफिट जो है वो डिक्लेयर करा गया है? अगर 4 लाख रुपए का बेटा प्रॉफिट डिक्लेयर करा गया है तो मुझे बताओ क्या होगा? सर 4 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है वो तो पूरे साल का है। हमने एक्विजिशन करी थी 1 जुलाई को। तो हमारा हिस्सा जो निकलेगा, पहले तो 9/12 करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम बेसिस के ऊपर हम मान के चल रहे हैं कि इवनली प्रॉफिट है थ्रू आउट द ईयर। अब फिर इसके ऊपर हमारा हिस्सा कितना है? हमारा हिस्सा है 40%। तो बेटा 4 लाख के ऊपर 9/12 इंटू 40%, तो ये आ जाता है बेटा 1,20,000। तो 1,20,000 पे हम अपना प्रॉफिट का हिस्सा ऐड करके चलेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5,88,000 बच्चा हमारे पास आ जाएगा। आंसर शुड बी 588। अगला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 के अकॉर्डिंग कह रहे हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बाय एन इन्वेस्टर is usually evidenced in one or more of the following ways। बेटा क्या पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है? बिल्कुल है सर। इंटरचेंज ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल है सर। राइट टू रिसीव डिविडेंड नहीं। प्रोविजन ऑफ इसेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन है सर। तो आंसर इज ए, बी एंड डी। चेक करो क्या ए बी डी है किसी ऑप्शन में? ए बी एंड डी। तो बेटा आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 4। बच्चों ये आपका क्या हो गया? और बेटा ये भी आपका जो एमसीक्यू है, दिस इज सिमिलर टू आईसीआई स्टडी मैट एमसीक्यू। थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाई करा हुआ है, अदरवाइज दिस इज सिमिलर। चलिए बेटा अगले पे आते हैं। कॉस्ट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड वाज 1000 बट द फेयर वैल्यू वाज 800। ओके बेटा, करंट इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट या फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो आपने उसको 800 के ऊपर रिकॉर्ड करा होगा। बिल्कुल ठीक। कह रहे हैं फेयर वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई है? 1200। अगर बेटा फेयर वैल्यू बढ़ के 1200 हो भी गई तब भी मैं उसको किस पे लेकर जाऊंगा? कॉस्ट पे लेकर जाऊंगा, क्योंकि कॉस्ट अब लोअर है। क्योंकि कॉस्ट जो थी वो आपकी अब कितनी है? 1000 की है। और फेयर वैल्यू आपकी कितनी है? 1200 है। तो हम किस पे लेकर जाएंगे? कॉस्ट के ऊपर लेकर जाएंगे। और हम क्या करेंगे? पहले हमने वैल्यू गिराने के लिए क्या करा होगा? प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करा होगा। तो अब हम उसको रिवर्स करके चलेंगे। तो मेरी करंट इन्वेस्टमेंट किस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए? 1000 पे। और 200 रुपए जो है वो मेरा गेन की तरह रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, पीएनएल के अंदर वो क्रेडिट कर देना चाहिए। ठीक है, तो बेटा देखते हैं अब क्या होना चाहिए, क्या करें। नो चेंज इज रिक्वायर्ड, गलत। करंट इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड एट 1000, गेन विल बी क्रेडिट टू पीएनएल, करेक्ट। बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं 1200 पे रिकॉर्ड करेंगे, गलत। 1200 पे रिकॉर्ड करेंगे, गलत। ठीक है, चलिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 के अकॉर्डिंग कह रहे हैं यू शुड प्रेजेंट और डिस्क्लोज द फॉलोइंग। ओके, तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बेटा टेस्ट कर गया। The amount used as numerator in calculating the basic and diluted earning per share and a reconciliation to the net profit or loss for the period। बिल्कुल ठीक बेटा, न्यूमिरेटर वाला जो अमाउंट होता है वो आपको दिखा के चलते हैं। अच्छा सर ये कहाँ मिलेगा? सर पढ़ा रखा है हमने बेटा, पेज नंबर अगर आप देखेंगे 4.109 आपके आईसीआई का स्टडी मटेरियल का लास्ट टॉपिक AS20 डिस्क्लोजर जो है वहां पर आपको गिवन है, तो उसके अंदर आपका ये पॉइंट कवर्ड हो गया। The weighted average number of the equity share used as the denominator in calculating basic and diluted in a reconciliation of denominator। बिल्कुल आपके नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं स्टार्टिंग में कितने थे, एंड में कितने थे, जो आपने यूज करे हैं उसका एक रिकंसिलेशन। बेसिक एंड डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आप बेटा पीएनएल के फेस के ऊपर ही दिखाकर चल रहे होते हो ये। ठीक है, द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स अलोंग विद द अर्निंग पर शेयर, बिल्कुल ठीक। तो बेटा सब कुछ ही डिस्क्लोज करना है या प्रेजेंट करना है, तो सारी की सारी स्टेटमेंट बेटा आपकी क्या है? ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज एप्लीकेबल टू, ध्यान से पढ़ लेना क्या पूछ रहा है? एप्लीकेबल टू।
बायोलॉजिकल एसेट्स के ऊपर लगता है? नहीं सर। वेस्टिंग एसेट्स के ऊपर नहीं लगता। इन्वेंट्री, इसके ऊपर तो AS2 लगाऊंगा। तो बेयरर प्लांट एक्सेप्ट प्रोड्यूस ऑन द बेयरर प्लांट, इसके ऊपर बेटा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 लग जाएगा। तो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। बेटा हमने जो है मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 2 फॉर जनवरी के अंदर जितने MCQs पूछे गए थे सारे डिस्कस कर लिए।